सर हाँ जी नकुल। सर वो क्विज मॉडरेट लेवल 6 घंटे की थी। नहीं, 3 घंटे की थी। तो मेरे इसमें टाइम 360 मिनट दिखा रहा था। हाँ, वो गलती से दिखा रहा था, लेकिन क्या वो 3 घंटे में सबमिट नहीं हुई? नहीं, वो मैंने स्टार्ट कर दी पर वो 6 घंटे देखा और वो क्लास भी लग गया तो मैंने बंद कर दिया वो। नहीं नहीं, वो 3 आवर्स की थी, वो गलती से 6 आवर्स दिखा रहा था उसमें, वो 3 आवर्स की ही थी वो। तो तूने अटेम्प्ट नहीं की? नहीं सर, कब करेगा? आज करूँगा। ठीक है, 3 आवर्स की है बेटे। हाँ सर। मैं टाइम ठीक कर देता हूँ उसका अभी। तुम्हारा टेस्ट भी है ना अब 7th को? हाँ सर। हाँ सर। उसमें क्या आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर्स। ठीक है। तो तुमने वो जो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले में कंबाइंड टेस्ट डाले हुए थे, जिसमें पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर था, वो अटेम्प्ट किया हुआ था पहले? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में डाले थे ना मैंने 2 टेस्ट, क्विज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंक्लूडिंग कैपेसिटेंस, पेपर 1 और पेपर 2। हाँ सर, कर लो। इनसे मेडिकल वाले बच्चों से पूछ रहा था मैं, नकुल और तुम लोगों ने किए हैं क्या वो अटेम्प्ट? मुझे याद नहीं है तुम लोगों ने तब कर लिए थे कि नहीं कर लिए थे, बिकॉज तब कुछ सिलेबस इधर उधर मिसमैच चल रहा था, कोई कुछ पढ़ रहा था, कोई कुछ पढ़ रहा था। देखो, मैंने दिया है। दिया। हिमांशु तूने? नहीं सर। और किसने नहीं दिया? तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर्स में सारी क्विजेज अटेम्प्ट की हुई हैं तुम लोगों ने? प्रोफिशिएंसी टेस्ट किया हुआ करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटेंस का? एक बार चेक कर लो, ये पेपर अच्छे लेवल का होगा, ये पेपर आपके माइनर के लेवल का नहीं होगा। तो ये आपका टेस्ट है बढ़िया वाला। नकुल, हिमांशु, प्रतीक्षा, ऐश्वर्या, ध्यान से सुन लो, जो 7th को तुम्हारा कॉमन टेस्ट है उसका लेवल अच्छा होगा, तो एक बार अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। ये आपके जो माइनर टेस्ट होते हैं ना यहाँ पे मुंबई में, उससे इसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा, तो सीरियसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इसकी, ठीक है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 पेपर डले हुए हैं आपके, क्विज 1, क्विज 2, वो दोनों। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटेंस। ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रोफिशिएंसी टेस्ट है कोई? नहीं है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर मैं फुल लेंथ प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऐड अप कर रहा हूँ। तुम लोगों का भी आ रहा है ना, 25 अक्टूबर को है तुम्हारे लोगों का टेस्ट। अनिकेत, हाँ सर। तुम्हारा भी एलन कॉमन टेस्ट आ रहा है, जो पैन इंडिया लेवल पे होगा, कोटा से ऑर्गेनाइज होगा, इसमें सारे सेंटर्स के बच्चे बैठेंगे। तुम्हारा 25 अक्टूबर को है, और ये नीट वाले बच्चों का 7 अक्टूबर को है। तो मैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फुल लेंथ प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऐड कर रहा हूँ। एक तो वो अटेम्प्ट करो, कब करोगे? सर हम्म। सर 25 अक्टूबर को कौन सा टेस्ट है? मतलब हमारा क्यूमुलेटिव टेस्ट 17 को दिखा रहा है, और कौन सा टेस्ट है सर?
एलन कॉमन टेस्ट होगा, एक एलन कॉमन टेस्ट। ये कॉमन टेस्ट सारे सेंटर्स के बच्चों का होगा। इसका सिलेबस क्या है? अभी आ जाएगा तुम्हारे पास सिलेबस इसका ना। ठीक है सर। इसमें तुम्हारा EMI AC तक आएगा मोस्ट लाइकली। सिलेबस आपसे शेयर हो जाएगा, इसमें EMI AC तक आएगा। तो एक तो मैंने इसमें ऐड किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फुल लेंथ प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फुल लेंथ प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ साथ मैं समझता हूं कि कैपेसिटर्स के क्वेश्चंस भी होंगे। बिल्कुल हैं। लेट मी कंफर्म, नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हैं केवल। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फुल लेंथ प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऐड किया मैंने, और एक आप लोगों ने जिसने क्विज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंक्लूडिंग कैपेसिटेंस पेपर 1 पेपर 2 अटेम्प्ट नहीं किया है तो 2 वो चीजें, और इसके अलावा एक करंट इलेक्ट्रिसिटी फुल लेंथ प्रोफिशिएंसी टेस्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटेंस जिसने नहीं किया है। किया भी है तो अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो इट कुड बी ए गुड आइडिया कि आप इन तीनों चारों को सॉल्व कर लें, अपने 7th वाले टेस्ट की तैयारी करिए। फिजिक्स में और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आगे बढ़ाना शुरू कर रहा हूँ आज की क्लास में। सेकंड क्विज बाकी है। कौन सी सेकंड क्विज बाकी है मतलब? प्रतीक्षा कौन सी क्विज को रेफर कर रहे हो? इंक्लूडिंग कैपेसिटर वाला ना, पेपर 1 पेपर 2 में से पेपर 2 बाकी है। जो भी बाकी है उसको फिनिश ऑफ कर लो आप, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटर करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो भी आपका कुछ पेंडिंग है इसमें से वो आप एक बार कंप्लीट कर लो, आपकी 7th वाले टेस्ट की तैयारी हो जाएगी। विनीत, हाँ सर। तेरा क्या पेंडिंग है पुराने वाले में कुछ? सर करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर। ठीक है, लेक्चर्स देख लिए थे तूने सारे? कुछ रहता तो नहीं है? सर किसके? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर्स के लेक्चर्स देख चुके हो आप सारे ना? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के देखे, बाकी दो नहीं है मेरे पास। बाकी नहीं है आपके पास? तो क्या मैंने ये फोल्डर दोबारा से शेयर नहीं कर दिया था सबके साथ गूगल ड्राइव वाला, या नहीं शेयर्ड है? सर उसमें शायद सिर्फ ऑप्टिक्स का है। अच्छा, मैं शेयर कर देता हूँ एक बार, जिसको भी पुराना कोई लेक्चर देखना है वो आप देख लो, ठीक है। ओके सर। तुम सबके साथ क्या ईमेल के थ्रू शेयर्ड है या कैसे शेयर्ड है, या लिंक शेयरिंग ऑन है? बस लिंक पे क्लिक करते हो खुल जाता है? हाँ सर, लिंक आप भेजे थे, उस पर क्लिक करने से आता था। अच्छा, आर्यन कहाँ रह गया आज? आ गया सर।
ऑप्टिक में बहुत बुरा हाल है तेरा, क्या बात है? नहीं सर, वो मिस्टेक ज्यादा हो गई हाँ क्यों? सर। वो उसमें मैंने किसी भी क्वेश्चन में वर्चुअल ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं किया। ओ तेरी। अच्छा, मैंने आपके साथ ये ड्राइव का लिंक शेयर किया है, इसमें सारे पुराने लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो इलेक्ट्रो करंट कैपेसिटेंस जो भी प्रैक्टिस करनी है कर लो, ठीक है? विनीत कर लेना अब आप, जो मिसिंग है आपका। हाँ सर। चलो। सर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट और उसकी रियल इमेज, इन सब में थोड़ा डाउट है सर। इसके कंसर्निंग मतलब हमें बस इतना देखना है क्या कि अगर ऑब्जेक्ट सेम साइड पे बनता है या नहीं बनता, और मैग्निफिकेशन कंपेयर करनी होती है बस। आप फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला में u को पॉजिटिव पुट करके देखो कि v की क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है। v पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, v u से बड़ा आ सकता है या छोटा आ सकता है। मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आप सोच सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर दूं आपके साथ। स्क्रीन शेयर है क्या? नहीं सर। नो सर। नहीं सपोज मैं आपको कहूं प्रूव दैट फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर the real object, for a convex mirror the real object image is always virtual, diminished, आपने प्रूव करना है फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, diminished, erect and formed between pole and focus। रे डायग्राम से ये चीज आपको दिखती है, बट इसको प्रूव करना है अपने को। तो कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपने प्रूव करना है ये, और रियल ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स सम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ओवर हेयर, और ये डिस्टेंस मैं ए ले रहा हूँ, ठीक है? सार्थक समझ ले, ये डिस्टेंस ए है। हाँ सर। अब मैं इसके लिए मिरर फॉर्मूला लगाता हूँ। मिरर फॉर्मूला क्या होगा? 1/v प्लस 1/u हाँ इज इक्वल टू 1/f। हाँ सर। 1/v की वैल्यू आएगी 1/f माइनस 1/u, है ना? अब हाँ सर। मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट करूंगा। यू हो जाएगा माइनस सर। तो जब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा तो f तो पुट करूंगा एक पॉजिटिव नंबर, और हाँ u सर। को पुट करूंगा एक नेगेटिव नंबर, u को माइनस है। तो मेरे पास 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1/f प्लस 1/a। अब जरा ध्यान से समझना, एक तो ये एक पॉजिटिव नंबर है और ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ से पता चला कि v एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो v पॉजिटिव नंबर आएगा, यानी इमेज हमेशा इस स्पेस में बनेगी, तो वर्चुअल होगी, मिरर के पीछे बन रही है। तो हाँ सर। ये माइक किसको आना, माइक ऑफ करो अपना। ठीक है, दूसरी चीज 1/v जो है वो 1/f प्लस 1/a है, तो ये तीनों एक पॉजिटिव नंबर है। तो अगर मेरा तीन पॉजिटिव नंबर हो और a b प्लस c हो, तो a b से भी ज्यादा होगा और a c से भी ज्यादा होगा। अगर a b प्लस c है तो तीनों पॉजिटिव हैं, तो 1/v 1/f से भी ज्यादा होगा और 1/v 1/a से भी ज्यादा होगा। तो 1/v 1/f से ज्यादा मतलब v लेस देन f है। तो v लेस देन f है मतलब इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बन रही है। इमेज का डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ से कम आ रहा है। उसके अलावा यहाँ से आ रहा है v लेस देन a, तो अगर v लेस देन a है तो मैग्निफिकेशन v बाई u होती है,
और ये वाली का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो हमेशा 1 से छोटा आएगा, क्योंकि v a से छोटा है, u आपका a और v a से छोटा है, यानी कि डिमिनिश्ड इमेज है। इसके अलावा आपको प्रूव करना इरेक्ट है, तो मिरर में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस वी बाई होता, मैंने गलत लिखा था, माइनस वी बाई होता। v एक पॉजिटिव नंबर है और u को माइनस ए पुट कर दिया, तो मैग्निफिकेशन v में a आ गई विच इज अ पॉजिटिव नंबर, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब इरेक्ट इमेज है। तो ऐसे करके आप किसी भी केस के लिए प्रूव कर सकते हो इमेज के नेचर के बारे में। तो आप अब u का साइन पॉजिटिव लेके देख लो कि अगर मैं u प्लस लेता तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। तो सिमिलरली आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए भी सोच सकते हैं डिफरेंट केसेस में क्या होगा। सर जो हम इमेज बोल रहे हैं कि रियल या वर्चुअल होगी, वो तो मतलब उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है या रियल है, बस हमें इतना देखना है कि मिरर के कौन सी साइड इमेज बन रही है, या फिर सीधा हाँ तो यार मैग्निफिकेशन जो लेकिन v की जो वैल्यू आएगी वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड तो करती ही होगी ना यार। हाँ सर, हाँ तो सर। ये स्टेटमेंट मत देना कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है ना। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो क्विज हम करेंगे डिस्कस एक बार, अभी सब लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया, उनको भी अटेम्प्ट कर लेने दो, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास में मैं वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करूंगा आपके साथ। सर आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला पार्ट पढ़ाने वाले हो? हाँ बिल्कुल पढ़ाने वाला हूँ, पहले वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा फिर ऑप्टिकल तो वेव इंस्ट्रूमेंट्स। फ्रंट वेव ऑप्टिक्स में ही आता है। हाँ तो सर बस एक और चीज़ पूछ थी जनरल, वो एक दो क्वेश्चन थे जिसमें फादर और सन खड़ा था और सन को फादर की इमेज दिखनी थी, तो और सन फादर के आगे खड़ा था, तो उसमें जब फादर की पूरी इमेज तो सर कभी दिख नहीं सकती ना, अनलेस आप सन को इनविजिबल मान लो, उसका नीचे का पार्ट। हाँ, उसमें वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं काउंट करने हैं कि उसकी बाकी बॉडीज ने रेज ऑब्स्ट्रक्ट कर ली। इट इज अबाउट दैट कि वो देख सकता है कि नहीं देख सकता। वो फील्ड ऑफ व्यू का क्वेश्चन है, उसमें ये नहीं सोचना है कि ऑब्जर्वर ने लाइट ब्लॉक कर दी तो क्या होगा। अच्छा। और सर फिर ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं कि इसमें पूछा होता है कितना पार्ट इमेज का देख पाएगा सन, तो उसमें भी आपको ऑब्स्ट्रक्ट करना होता है, उसमें हमें रियल बताना होता है कि नहीं, बस फील्ड नीचे ऑफ वाला। व्यू के अकॉर्डिंग देखना होता है आपकी फील्ड ऑफ व्यू में कितना ऑब्जेक्ट आ रहा है। दे आर ऑल अच्छा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है जी, हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर दो चीजें हमने पढ़नी है, एक वेव थ्योरी ऑफ लाइट और दूसरा हम ऐसे फिनोमिनन पढ़ेंगे जो कि वेव नेचर ऑफ लाइट से ही एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। हम अभी तक रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। तो रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर हम लाइट के नेचर के बारे में नहीं सोच रहे थे, हमने कुछ एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स लिखे थे जिसमें हमने बोला था कि रे बेसिकली एक ज्योमेट्रिकल पाथ है जिसके अलोंग हमारी लाइट एनर्जी ट्रेवल कर रही है, और लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है अगर हमें कोई मीडियम में वेरिएशन नहीं दिखाई दे रही है तो। और उसके बाद हमने दो लॉज पढ़े थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और उसके बेसिस पे हमने इमेज फॉर्मेशन सीखी थी। तो ये जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स है, ये हमारा नॉर्मल मैक्रोस्कोपिक लाइट के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के काम आता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि विजन होता कैसे है और हमें कैसे इमेजेस दिखती हैं। और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बिल्कुल बढ़िया तरीके से रिजल्ट देता, जो हमने लॉज पढ़े उसके बेसिस पे। आपने पूरे चैप्टर में देखा होगा एलिमेंट्री दो ही लॉ थे, एक स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन,
या फिर एक सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसके बेसिस पे हमने इमेज कैसे बनती है, कैसे दिखती है, और मैग्नीफिकेशन कैसे होती है, ये सब के बारे में बात की। तो उसमें हमें ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी कि लाइट वेव होती है या पार्टिकल होती है। ऑल्दो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि लाइट एक वेव की तरह बिहेव करती है या पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज प्रपोज हुई हैं लाइट के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए। एक न्यूटन ने थ्योरी सजेस्ट की थी जिसमें उसने बोला था कि जो लाइट है वो छोटे छोटे कॉर्पस्कल्स की बनी होती है, और ये छोटे छोटे कॉर्पस्कल्स बेसिकली इलास्टिक स्फीयर्स हैं जो किसी बाउंड्री से इंटरेक्ट करते हैं और वहाँ पे रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होते हैं। और बाद में ये थ्योरी फेल हो गई थी। फिर वेव थ्योरी प्रपोज की लोगों ने, मैं उसके बारे में बात करूंगा कि वेव थ्योरी में क्या आया। वेव थ्योरी में जो सबसे बढ़िया वाली वेव थ्योरी थी दैट वाज प्रपोज्ड बाय मैक्सवेल, जिसके बारे में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में पढ़ा, जिसमें उसने प्रूव किया था कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वैक्यूम में 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टाइम्स की स्पीड से चलती है, और ये वाली वैल्यू एग्जैक्टली उतनी आती है जितनी हमने लाइट की स्पीड मेजर की हुई है। तो फ्रॉम दैट ही वाज एबल टू कंक्लूड कि जो ये लाइट है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और उसने डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टीज डिराइव करके दिखाई थी, जिसके बारे में हमने एक ओवरव्यू लिया था ईएम वेव्स के चैप्टर में। देन फिर कुछ ऐसे फिनोमिनन डिस्कवर हुए जिसमें लाइट की वेव थ्योरी फेल हो गई, और उसमें एक फोटोन थ्योरी प्रपोज की अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जिसमें लाइट को पार्टिकल के बारे में, पार्टिकल की तरह प्रेजेंट किया गया, फोटोन्स की तरह प्रेजेंट किया गया, और उसके बारे में बात की गई। तो एग्जैक्टली लाइट क्या है ये आज भी कंफ्यूजिंग है। वी डू नॉट हैव एन एग्जैक्ट आंसर टू दिस व्हाट लाइट इज, बट देयर आर सर्टेन फिनोमिनन जिसको हम लाइट को वेव की तरह ट्रीट करके ही एक्सप्लेन कर पाते हैं, एंड देयर आर सर्टेन फिनोमिनन जिसमें हम लाइट को पार्टिकल्स का बना हुआ मान के ही एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो मैं इस चैप्टर के अंदर आपको ऐसे फिनोमिनन पढ़ाने वाला हूँ जो लाइट के वेव नेचर को सपोर्ट करते हैं, या फिर मैं ऐसे कहूँगा उन फिनोमिनन की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है बाय एज्यूमिंग दैट लाइट इज अ वेव। और इसमें जो हम फिनोमिनन पढ़ने वाले हैं दैट इज मेनली इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो ये दो फिनोमिनन हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। इसमें से डिफ्रैक्शन जो है वो आपका नीट में आता है, JEE मेन में आता है, JEE एडवांस में यूजुअली नहीं आता है। इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द JEE एडवांस सिलेबस, और टिपिकली इस पे क्वेश्चन आते भी नहीं है। तो ठीक है पढ़ेंगे हम, लेकिन उसको उतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बिकॉज वो JEE एडवांस के सिलेबस में नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आपको हार्ड कोर एप्लीकेशन नहीं मिलेंगी। इंटरफेरेंस को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम। तो मैं आज की क्लास में क्या करने वाला हूँ, आपसे पहले इंटरफेरेंस के बारे में बात करने वाला हूँ। इंटरफेरेंस एक बार आपने 11th में वेव्स में भी पढ़ी होगी, बट आई विल अज्यूम कि आपने इंटरफेरेंस के बारे में पहले ज़्यादा कुछ नहीं सुना है, और एलिमेंट्री तरीके से मैं आपको इंटरफेरेंस के बारे में बताऊँगा। देन आई विल कम बैक टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, और हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे वेव थ्योरी की बात करेंगे दैट वाज पुट फॉरवर्ड बाय हाइगन। तो हाइगन्स वेव थ्योरी पढ़ेंगे, और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, और इसके ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं सभी तरीके के एग्जामिनेशन के अंदर। बट मैं इस वेव थ्योरी को बाद में पढ़ाऊंगा आपको। पहले मैं आपको एक बार इंटरफेरेंस के बारे में बात करूंगा। एक बार हम बेसिक्स ऑफ इंटरफेरेंस पढ़ लेंगे, फिर आप इस थ्योरी को भी और अच्छे से एंजॉय करेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये थ्योरी ऐसी क्यों बनाई गई है। तो वी विल टॉक अबाउट। हाँ जी सर मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। ये आप जो कह रहे थे दो एलिमेंट्री लॉज ऑफ मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के, वो दे आर कंपैटिबल बाय बोथ वेव थियरी एंड जो भी पार्टिकल थियरी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो दोनों में कंपैटिबल हैं, लेकिन वी हैव आवर ओन वे ऑफ डिस्क्राइबिंग वेव थ्योरी। से मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि वेव थ्योरी कैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को सपोर्ट करती है, और जो फोटोन थ्योरी है उसमें मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। जो लाइट की पार्टिकल थ्योरी है उसमें मैं
रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं ऐसे फिनोमिनन के बारे में बात करूंगा जिसके लिए पार्टिकल नेचर की जरूरत पड़ती है। हम क्या करते हैं, जिस फिनोमिनन को जिस थ्योरी से एक्सप्लेन अच्छे से किया जा सकता है उसमें वही यूज करते हैं। एफर्ट्स आर गोइंग ऑन कि एक सिंगल थ्योरी बनाई जा सके जो दोनों तरीके के फिनोमिनन को एक्सप्लेन कर सके, बट टिल डेट कोई ऐसा कन्विंसिंग चीज हमारे पास नहीं है, ऑल्दो कोशिश जारी है और वो थोड़ा सा बियॉन्ड चली जाएगी हमारे स्कोप के। मुझे जितना मालूम है आपके लेवल पे, आई विल ट्राई टू गिव यू द इंफॉर्मेशन। वैसे केमिस्ट्री में आपने हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा और वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी होगी जो पार्टिकल के वेव नेचर के बारे में बात करती है। तो ऐसे ही मैं कुछ कुछ बातें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और उनके पार्टिकल नेचर के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो जितना हमारे 11th-12th के स्कोप में है उतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको जरूर दूंगा, ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके। तो यहाँ से आगे बेसिकली आप समझो हम फिजिक्स की एंडिंग पे आ रहे हैं। जो हमारा 11th-12th का फिजिक्स का सिलेबस है, वी आर गोइंग टू एंटर इनटू मॉडर्न फिजिक्स फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड, एंड मॉडर्न फिजिक्स इज ऑल अबाउट रिलेटिंग द ड्यूअल नेचर। तो मॉडर्न फिजिक्स में मेनली हम ड्यूअल नेचर के बारे में बात करेंगे। तो ये बिगिनिंग है आपकी ड्यूअल नेचर की। तो फिलहाल हम आपको वेव थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं कि लाइट की वेव थ्योरी में क्या होता है। मैं एक फिनोमिनन आपको पढ़ा रहा हूँ, इंटरफेरेंस, और फिर बात करेंगे कि ये वेव थ्योरी से कैसे एक्सप्लेन होता है। तो इंटरफेरेंस क्या होती है? तो इंटरफेरेंस इज द फिनोमिना of redistribution of energy. It is the phenomenon of redistribution of energy on account of superposition, on account of superposition of waves having same frequency and a constant phase difference. तो एक छोटी सी मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग, तो हमारी स्टडी उस स्टेटमेंट के अराउंड रिवॉल्व होने वाली है। लाइट प्लस लाइट कैन गिव डार्कनेस। मतलब लाइट में लाइट ऐड करो तो डार्क हो जाएगा, ऐसा भी होता। सो दैट इज द की पॉइंट अबाउट इंटरफेरेंस। तो इसमें कुछ की टर्म्स हैं, आप उनको समझेंगे जरा। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, फिर एक टर्म है सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है वो समझाता हूं मैं। उससे पहले मैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की बात करता हूँ। व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का मतलब है को एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन वेव एट सेम पॉइंट इन स्पेस। को एग्जिस्टेंस ऑफ, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। को एग्जिस्टेंस ऑफ more than one wave, coexistence of more than one wave at same point in space। तो एक बार में एक ही जगह पर एक से ज्यादा वेव्स अगर एग्जिस्ट कर रही हैं तो वो वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती हैं।
तो पार्टिकल्स की सुपरपोजिशन नहीं हो सकती। जहां पे स्पेस में एक पॉइंट एक पार्टिकल ने ऑक्यूपाई कर रखा है, यू कैन नॉट हैव अनदर पार्टिकल एट दैट सेम पॉइंट इन सेम स्पेस, है ना। तो टू पार्टिकल्स कैन नॉट बी प्रेजेंट at same point in space at the same time. We have a term called the principle of superposition. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सुना है पहले आप लोगों ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सुना होगा, याद है? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सुना है आपने। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता कि अगर आप एक मतलब बेसिकली एक चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो अगर वहां पे मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट हैं तो आप वन बाय वन हर एक चार्ज की वजह से उस पर फोर्स लिखते जाओ, और जब आप एक चार्ज की वजह से फोर्स लिख रहे हैं तो आपको बाकी सारे चार्जेस की प्रेजेंस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सो द फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। तो वेव्स आल्सो ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो वेव्स आल्सो ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या है कि जब वेव्स एक ही पॉइंट को साइमल्टेनियसली क्रॉस करती हैं, वेव्स ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसका मतलब है कि जब वेव्स एक ही पॉइंट को स्पेस में साइमल्टेनियसली क्रॉस करती हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करती, एंड दे बिहेव इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। And when I say they behave independent of each other, that means the displacement or the oscillations of the quantity because of one wave is unaffected by the presence of other wave. तो दोनों वेव अपनी अपनी जो भी ऑसिलेशंस वहां पे जनरेट कर रही थी वो एज इट इज जनरेट करती रहेंगी, और हमें क्या करना होगा, हमें वहां पे रिजल्टेंट ऑसिलेशन देखने के लिए पहले वेव वन की वजह से इफेक्ट देखना है और फिर वेव टू की वजह से देखना है, और उनको सिंपली वेक्टोरियली ऐड कर लेना है। तो वेव्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी व्हेन दे क्रॉस ईच अदर। तो when two waves cross each other, they do not lose their identity, and this means सपोज ऐसे समझते हैं, सपोज ये स्पेस में कोई पॉइंट है O और एक वेव यहां से क्रॉस करके जा रही है, और जब ये वेव यहां से क्रॉस करके जा रही है तो ये पॉइंट जो है, पार्टिकल जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है और वो ऑसिलेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू सम इक्वेशन A sin ओमेगा t। और अगर यहीं से कोई दूसरी वेव क्रॉस करके जाती, वेव 2, तो ये वाला पार्टिकल ऑसिलेट करता सपोज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन B sin ओमेगा t प्लस 5। ध्यान से समझें इस चीज को, ऐसे सोचें कि सपोज आपके कान के पर्दे के पास, आपके ईयर ड्रम के पास एक पॉइंट है स्पेस में O, और अगर केवल एक साउंड वेव आपके ईयर ड्रम्स पे पहुंच रही है तो आपके ईयर ड्रम्स के पास के एयर मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अब सपोज वो साउंड वेव बंद हो जाती है और कोई दूसरी साउंड आपके ईयर ड्रम पे पहुंचना शुरू करती है, तो आपको जो आपके ईयर ड्रम्स के पास के एयर मॉलिक्यूल हैं वो ऑसिलेट करते हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। और बात ये है कि अगर दोनों वेव्स को एग्जिस्ट कर रही हैं, तो व्हेन बोथ वेव्स को एग्जिस्ट, तो ये दोनों ही आपको इंडिपेंडेंटली वहां पर बिहेव करते हुए दिखाई देंगी। दैट मीन्स आपने वेव वन की जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है उसको एज इट इज लिख लेना, ये नहीं सोचना है कि अगर वेव टू भी प्रेजेंट होगी तो वेव वन की इक्वेशन बदल जाएगी। तो दैट मीन्स वेव वन की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट थी वो आज भी उतनी ही रहेगी, वेदर वेव टू इज देयर और नॉट। और ये चीज अभी आप फील कर पा रहे होंगे,
आपके ईयर ड्रम्स पे एक साउंड पहुंच रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ, मैं जो माउथ से साउंड जनरेट कर रहा हूँ वो आपके ईयर ड्रम्स पे पहुंच रहा है। साइमल्टेनियसली अगर मैं एक और साउंड जनरेट करना शुरू कर देता हूँ तो दो साउंड आपके ईयर ड्रम्स पे पहुंचने लग गए। क्या आप दोनों को डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं अलग अलग? हाँ सर। हाँ है ना? सो दैट इज द आइडिया। तो आपको दो साउंड वेव्स एक साथ आपके पास पहुंची तो दे डोंट लूज देयर आइडेंटिटी एंड यू बेसिकली हियर अ सुपरपोजिशन, और आपका ब्रेन उनको अलग अलग रिजॉल्व कर पा रहा है। बट देर आर केसेस जिसमें वो अलग अलग रिजॉल्व नहीं होते। अगर वो वेव्स आइडेंटिकल हैं तो वो एडअप कर जाती हैं, और एडअप करने के बाद एक डिफरेंट आपको फिनोमिनन देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि अगर आपने बोला कि अकेली वेव वन वहां से क्रॉस कर रही थी तो मीडियम पार्टिकल ए एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहे थे। अगर अकेली वेव टू वहां से पास कर रही थी तो मीडियम पार्टिकल बी एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहे थे। और अगर ये दोनों वेव्स साइमल्टेनियसली उस पॉइंट पे पहुंचती हैं तो मीडियम पार्टिकल्स की ऑसिलेशंस इस इक्वेशन से गवर्न होगी। और इसको अपने को ऐड करना आता है विद द हेल्प ऑफ फेजर्स। हम एक फेजर बनाते हैं जिसकी लेंथ है ए और एक्स एक्सिस के साथ एंगल ओमेगा टी, ए और ओमेगा टी। दूसरा एक वेक्टर बनाते हैं या फेजर बनाते हैं जिसकी लेंथ है बी और जिसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल है ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इन दोनों का हम रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो इन दोनों का जब हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे, सो दिस will be the resultant r, and suppose this angle is theta, so this can be written as r sin of, इसका x एक्सिस के साथ एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस थीटा। तो हमारी जो रिजल्टेंट वेव है वो r साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा बन जाएगी। तो a साइन ओमेगा टी और b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की सुपर पोजिशन से जो हमें ऑसिलेशंस देखने को मिलेंगी, दे विल बी हैविंग एन एम्पलीट्यूड r, और r कितना होगा, तो a और b का रिजल्टेंट दोनों का वेक्टर एडिशन, तो इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव। ये ऑल्टरनेटिंग करंट्स में हम पढ़ चुके हैं कैसे ऑसिलेटिंग क्वांटिटीज को ऐड करते हैं। और उसके बाद अब r कितना होगा, तो r ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, a प्लस बी हो सकता है जब cos फाइव 1 हो जाए। और r कम से कम कितना हो सकता है, तो a माइनस बी हो सकता है या b माइनस ही हो सकता है, मॉड लगा लेता हूं। और ऐसा होगा जब cos फाइव -1 हो जाए। So now the idea is when these two waves superimpose, amplitude may get added up or amplitude may get subtracted. यही मैंने लिखा था, लाइट प्लस लाइट कैन गिव डार्कनेस। ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था वहां पे, वो इसका रिजल्ट है, लाइट प्लस लाइट में बी इक्वल टू डार्क। अगर दोनों वेव एग्जैक्टली सेम एम्पलीट्यूड की होती ए और बी, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 हो जाता। तो ऐसा हो सकता है कि साउंड प्लस साउंड गिव्स नो साउंड। ऐसा सुना है कहीं आपने, देखा है कहीं पे, ऑब्जर्व किया, साउंड प्लस साउंड गिव्स नो साउंड? नॉइज कैंसलेशन ईयर। तो बिल्कुल नॉइज कैंसलेशन ईयरफोन्स होते हैं। तो नॉइज कैंसलेशन ईयरफोन्स क्या करते हैं, आउटर साउंड को, जब आप वो वाले ईयरफोन्स लगा लेते हैं तो बाहर की साउंड आपको सुननी बंद हो जाती है। इट इज नॉट दैट कि वो ब्लॉक कर देते हैं बाहर की साउंड को, वो क्या करते हैं, एक साउंड आपके ईयर पे, ईयर ड्रम्स पे डायरेक्ट पहुंच रही है, और वो जो ईयरफोन्स होते हैं वो बाहर से साउंड लेते हैं, उसका फेज इन्वर्स करते हैं, 180 डिग्री का फेज इंट्रोड्यूस करते हैं, और उसको भी आपके कानों के पर्दे पर डाल देते हैं। तो आपके कान के पर्दे पे दो साउंड एक साथ पहुंचते हैं, एक एम्बिएंट साउंड डायरेक्टली पहुंच रहा है और एक एम्बिएंट साउंड जो है वो ईयरफोन्स के थ्रू आपके पास पहुंच रहा है। बट दीज टू एम्बिएंट साउंड्स हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। तो अगर 580 डिग्री हो जाएगा तो वी विल गेट द नॉइज कैंसलेशन इफेक्ट। तो एक वेव दूसरी वेव में एडअप भी हो सकती है और उस वेव को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। तो इट इज लाइक कि कहीं पे
हमारी एनर्जी डिसअपियर भी कर सकती है। मतलब ऐसे समझे, यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज समझने में लगती है। पॉइंट ओ पर एनर्जी आ रही थी, केवल मैंने वेव 1 का सोर्स ऑन करके रखा तो पॉइंट ओ पर एनर्जी आ रही होगी। वेव 2 का सोर्स भी स्विच ऑन करके रखा केवल, तो भी ऊपर एनर्जी आ रही होगी। लेकिन अगर दोनों सोर्सेस एक साथ स्विच ऑन कर दिए तो हो सकता है एनर्जी आनी बंद हो जाए। ऐसे समझें कि मेरे पास ये एक सोर्स है साउंड का और ये एक दूसरा सोर्स है साउंड का, और सपोज आप यहाँ पर एक आपके पास माइक्रोफोन या डिटेक्टर है, तो आपने केवल S1 को स्विच ऑन किया, दिस माइक्रोफोन इज रिकॉर्डिंग ए साउंड। आपने केवल S2 को स्विच ऑन किया तो भी ये माइक्रोफोन साउंड रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन अगर आपने S1 और S2 को साइमल्टेनियसली स्विच कर दिया तो इट इज लाइकली, ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे नो साउंड आ जाए। तो when the waves get added up, ये वाला केस हो जाता है when the amplitudes get added up, उसको बोलते हैं वेव्स एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं। और जब एम्पलीट्यूड लीस्ट पॉसिबल हो जाता है तो हम बोलते हैं वेव्स एक दूसरे के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं। सो वी कैन हैव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और वी मे हैव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है, कुछ नोट करने वाला रहता है? सर अगर ये वेव 1 और वेव 2 दो अलग अलग डायरेक्शन प्रोपगेट कर रही है, मतलब इनका एक ही कॉमन पॉइंट आ रहा है, तो फिर जो इनका रिजल्टेंट होगा वो आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव डिफाइन करने का मतलब नहीं होगा ना सर कुछ, तो बस एक पॉइंट की मतलब एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। हम यहाँ पर जो केस ले रहे हैं वो ऐसे ले रहे हैं कि दोनों ही वेव इस स्क्रीन के प्लेन में चल रही हैं और दोनों वेव्स की वजह से जो ऑसिलेशंस हो रही हैं वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर हो रही हैं। तो y1 और y2 सेम सेंस में ले रहा हूं मैं। अगर ये सेम सेंस में नहीं होंगी तो फिर और तरीके का डिफरेंट फिनोमिना देखने को मिलेगा, वो नहीं अभी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। और अगर मैं साउंड वेव्स की बात करूंगा तो साउंड वेव में डायरेक्शन की कोई टेंशन ही नहीं होती, उसमें प्रेशर की फ्लक्चुएशन होती है विच इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो उसमें ये सोचना ही नहीं है। तो प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा होगा, एक की वजह से डेल्टा P1, दूसरे की वजह से डेल्टा P2, और जब दोनों वेव्स साइमल्टेनियसली क्रॉस करेंगी तो डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2। जब हम लाइट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होंगे, तो उसमें मेरे को ये क्लियरली लिखना पड़ेगा कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे और इसलिए उनका रिजल्टेंट ऐसे निकल रहा है। सर आप ऊपर ले सकते हैं क्या थोड़ा? यहाँ से स्टार्ट किया था हमने। नहीं, वो इंटरफेरेंस यहाँ पे बताया था वो वाला। ये भी नोट कर लिया। ठीक है, तो नीचे कर सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर हो गया। ठीक है, क्लियर कर दूं?
करेक्ट। हाँ सर। तो मैंने आपको इंटरफेरेंस की बात की थी, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। मैं इस टर्म पे भी आऊंगा, सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस से क्या होता है। पहले मैंने आपको समझाया सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या होता है, और मैंने सुपरपोजिशन से आपको ये बताने की कोशिश की कि अगर वेव्स इंडिविजुअली ए और बी एम्पलीट्यूड दे रही थी तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा। और मैंने उसमें बताया कि डिपेंडिंग ऑन द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, वो आपका ए प्लस बी भी आ सकता है और ए माइनस बी भी आ सकता है, एडिटिव इफेक्ट भी हो सकता है, सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है। तो जब स्पेस में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे वेव्स पहुंच रही होंगी तो यू माइट सी एन एडिटिव इफेक्ट और यू माइट सी अ सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट। सो कहीं पे एनर्जी एडिटिव होके ज्यादा हो जाएगी और कहीं पे एनर्जी हमारी कम हो जाएगी। तो यू कैन हैव अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। मैं आपको इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ, आप वेट करें 2 मिनट। तो आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट द एग्जांपल बेसिकली, जिसमें आपको मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। शायद मैंने पहले भी ऐसा आपके साथ ये शेयर किया होगा, फिर भी दोबारा से देखते हैं एक बार इसको, जिन्होंने नहीं देखा है। तो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विद यू, एक बार देखेंगे आप इसको। तो मैं बीच बीच में पॉज करके आपको समझाऊंगा कि क्या हो रहा है। सो स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ सर। तो स्क्रीन में मतलब आप जो लिखा है वो दिख नहीं, ये वीडियो दिख अब रहा है? दिखा, अब देखो। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली वी हैव टू बॉल्स प्लेस्ड इन वाटर, और इन बॉल्स को हम अप एंड डाउन ऑसिलेट करने वाले हैं। और जब ये बॉल्स यहाँ पे अप एंड डाउन ऑसिलेट करेंगी तो ये पानी के सरफेस पे वेव्स जनरेट करेंगी। आप इन दोनों को सोर्स की तरह ट्रीट करें, और अगर एक अकेली बॉल अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रही होगी तो वहां से यूनिफॉर्म सर्कुलर रिपल्स जनरेट होके बाहर की तरफ जानी चाहिए। और हम देखेंगे कि जब हम दोनों बॉल्स को एक साथ वाइब्रेट करवाना शुरू कर देते हैं तो वो जो रिपल्स हैं वो यूनिफॉर्म नहीं रहती, और कहीं पे रिपल्स गायब हो जाएंगी। जैसे मैंने बोला था, साउंड प्लस साउंड विल गिव नो साउंड, तो आपको वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगी। तो मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, थोड़ी वॉइस इसकी लाउड हो सकती है, मैं देखता हूँ। ठीक है। Slits. When I create ripples with a single source, they travel out with circular wavefronts. Nothing particularly surprising there. But if I add a second source of ripples, then we start getting an interesting pattern. This pattern is created by the ripples from the two sources interacting with each other. Where they meet up peaks with peaks and troughs with troughs, the amplitude. अब आप देखो स्क्रीन पे यूनिफॉर्म रिपल्स नहीं दिख रही है आपको। मैंने स्नैपशॉट लिया, दिख रहा है आपको ये? हाँ जी। हाँ सर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है और यहाँ पर या यहाँ पर आपको पीक्स डिसअपियर हो गई हैं। सर आप अभी कुछ लिख रहे हैं क्या स्क्रीन पे? हाँ बिल्कुल लिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा आपको? नहीं सर। नहीं सर। एक मिनट। सर दिख रहा है, आपने थोड़ा हल्का लिखा है। रेड कलर की लाइंस ड्रॉ की हैं मैंने यहाँ पर हाँ सर। स्क्रीन हाँ पे। सर, अब दिख रहा है। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये जो पैटर्न है वो यूनिफॉर्म नहीं है ना? भी प्रॉपर सर्कुलर शेप थी, जब एक अकेली बॉल होती तो ऐसे सर्कुलर रिपल्स बनती। बट अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ऐसे करके ये एक लाइन बन रही है, ये ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ की, या ये बन रही है, या ये बन रही है, या ये बन रही है, और यहाँ पर आपको कुछ भी पीक नहीं दिखाई दे रही है। तो देयर इज नो एनर्जी बीइंग गोइंग ऑन दिस साइड। ये दिख रहा है आपको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये वो पॉइंट है जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है।
मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, दोबारा से देखो the एक बार। wave is increased. That's what we call constructive interference. But if the peak from one wave meets up with the trough from the other, then we get destructive interference, and there's basically no wave there. And this is exactly what was happening with the light. When the light from one slit met up, peaks with peaks and तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज, आपको इस चीज का लाइट के साथ एक एक्सपेरिमेंट है, दैट इज वन ऑफ द वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट्स, उसको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो दैट इज द एक्सपेरिमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, और वो बिल्कुल इसी चीज के ऊपर बेस्ड होगा। तो दैट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। नाउ यू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टर्म रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी में क्या हुआ, जब एक अकेली वेव थी, तो अगर ये अकेला सोर्स, एक अकेला सोर्स स्पेस में है, तो इसकी वजह से एनर्जी सभी डायरेक्शंस में जब ट्रेवल कर रही है। आप कुछ लिख रहे हो अभी? हाँ जी, दिख रही है स्क्रीन, वाइट ब्लैक बोर्ड दिख रहा है। हाँ सर, हाँ सर। तो मैंने एक अकेला सोर्स लिया, तो एक अकेला सोर्स सभी डायरेक्शंस में रेडिएट करेगा और आपको सभी डायरेक्शंस में यूनिफॉर्मली एनर्जी प्रोपेगेट करती हुई दिखाई देगी। और सपोज ये साउंड का सोर्स है, मैं साउंड ले लेता हूं, और मैं क्या करता हूं, एक डिटेक्टर लेता हूं, माइक्रोफोन काइंड ऑफ थिंग, और इस डिटेक्टर को इस सर्कुलर पाथ पे मूव करवाता हूं। तो इफ आई मेक दिस डिटेक्टर टू मूव इन द सर्कुलर पाथ, तो थ्रू आउट दिस सर्कुलर पाथ इट विल रिकॉर्ड मोर और लेस द सेम साउंड इंटेंसिटी। तो ये सेम साउंड इंटेंसिटी रिकॉर्ड करेगा जब ये इस सर्कल पे मूव करेगा। लेकिन अगर हम दो सोर्सेस नियर बाय रख लेते हैं, जैसा कि अभी उस मैंने वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में आपको दिखाया, तो अब आपकी जो यहाँ पे एनर्जी जा रही थी, उसमें आपने जैसा कि वहां पैटर्न देखा था, देयर वर सर्टेन रीजन्स जिसमें कोई एनर्जी नहीं जा रही थी। तो अब इसको सेंटर मान के अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं और इस सर्कल पे एक डिटेक्टर को मूव करता हूं, तो एज दिस डिटेक्टर मूव्स ऑन दिस सर्कुलर पाथ, तो अब ऐसा नहीं होगा कि वो कंटिन्यूसली सेम इंटेंसिटी रिकॉर्ड करेगा। तो एज द डिटेक्टर मूव्स it will record a periodic variation in intensity. A periodic variation in intensity. और उसका रीजन ये है कि अब इन दोनों सोर्सेस से जो एनर्जी जा रही थी वो सभी डायरेक्शन में बराबर नहीं जा रही होगी। देयर विल बी सर्टेन स्पेसिफाइड डायरेक्शंस जिसमें एनर्जी जा ही नहीं रही होगी। तो ये जो मैंने ऑरेंज कलर की लाइंस ड्रॉ की हैं, ये जो उस वीडियो में वो वाले पॉइंट्स है ना जहाँ पे आपको पीक्स नहीं दिख रही थी, वो वाले पीक्स हैं, इनको हम मिनिमा बोलते हैं। तो यहाँ पे मिनिमा बन रहा होगा, और जैसे जैसे मेरा डिटेक्टर मूव करेगा तो वो एक मिनिमा से दूसरे मिनिमा की तरफ जाएगा। तो एक मिनिमा पे वो जीरो इंटेंसिटी रिकॉर्ड करेगा, फिर इंटेंसिटी बढ़ेगी और फिर वापस कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे वो, मतलब इसको कुछ ऐसे समझ ले, एक रफ वैसे ही बता रहा, मतलब कुछ ऐसा। ऐसा सा कुछ, राइट। तो कहीं पे वो मैक्सिमम इंटेंसिटी रिकॉर्ड करेगा, कहीं पे मिनिमम इंटेंसिटी रिकॉर्ड करेगा। जबकि अगर ये वाला केस होता तो वो ऑलमोस्ट सभी जगह पे एक जैसी इंटेंसिटी रिकॉर्ड करता। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सो दिस इज द आइडिया। तो हम यहाँ पे इसका मैथमेटिक्स डिस्क्राइब करेंगे। वी विल ट्राई टू लोकेट इन स्पेस की मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ पर आएगी, मिनिमम इंटेंसिटी कहाँ पर आएगी, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। कुछ पूछना किसी को यहाँ तक? मतलब मल्टीपल पॉइंट्स पर अगर इंटरफेरेंस हो रहा होगा तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, मतलब सिंगल पॉइंट पे तो नहीं होगा। सिंगल पॉइंट पे क्या होता, मतलब यार जब भी आप वेव्स की बात करेंगे तो वेव्स तो फैली हुई होगी ना स्पेस में।
नहीं सर, मतलब जैसे अपने वो एक वेव 1 ली थी और वेव 2 ली थी वैसे। नहीं, वेव 1 और वेव 2 का सुपर पोजिशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर हो रहा था, तो वहां पर जो इंटेंसिटी आने वाली है उसके बारे में समझाता हूँ मैं। अच्छा, उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो मैंने क्यों बताया था। यहाँ पर आते हैं हमने ये लिखा था, है ना। अब अगर अकेली वेव 1 पॉइंट ओ पर आती है तो उस वेव की वजह से जो इंटेंसिटी पॉइंट ओ पर आती है वो सम कांस्टेंट इनटू ए स्क्वायर होगी। ऐसा वेव्स में हमने पढ़ा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में आपको इंटेंसिटी को एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करना सिखाया था। एक पॉइंट सोर्स से आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होगा ये कैलकुलेट करना सिखाया था, याद है। एक पॉइंट सोर्स ऑफ पावर पी लिया था, उससे आर डिस्टेंस पे मैंने आपको एम्पलीट्यूड निकाल के दिखाया था, एनर्जी डेंसिटी से रिलेट की थी ये सारी हाँ चीजें। सर। और इसकी वजह से जो इंटेंसिटी होगी वो k टाइम्स बी स्क्वायर होगी। नाउ द आइडिया इज कि ऐसे सुनना आप इस चीज को ध्यान से कि व्हेन ओनली वेव 1 वाज क्रॉसिंग दिस पॉइंट, तो अगर यहाँ पे कोई डिटेक्टर या कोई डायाफ्राम था तो हाउ मच एनर्जी पर सेकेंड इट वाज रिसीविंग। So the energy received per second by the diaphragm placed at this point was k a square when only wave 1 crossed through this point. When only wave 2 crossed through the same point, the energy received per second by the diaphragm is k b square. But when both the waves cross that point simultaneously, the energy received is k r square. Is it like this? क्या ये रिलेशनशिप होल्ड करती है? बोलो। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या रिलेशनशिप होल्ड करती है? रिलेशनशिप होल्ड करती है ये, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। तो आई इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 रूट i2 cos फाई, which may be more than i1 plus i2 or it may be less than i1 plus i2 depending on the value of cos phi. Am I right? यस सर। तो एक सिंगल पॉइंट पे एक वेव की वजह से जो एनर्जी फ्लो रेट था और दूसरी वेव की वजह से जो एनर्जी फ्लो रेट था, दोनों वेव्स की साइमल्टेनियस प्रेजेंस में टोटल एनर्जी फ्लो रेट सिंपल ऐड करके नहीं ना आ रहा। हाँ सर। तो दिस इज व्हाट हैपेंस जब सोर्सेस रेडिएट करते हैं। तो अगर एक अकेला सोर्स रेडिएट कर रहा है तो एनर्जी स्पेस में जो फैली हुई है वो अलग तरीके से फैली हुई है, परंतु जब दो सोर्सेस अगर एक साथ रेडिएट कर रही हैं एक ही स्पेस में तो एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सिंपली द एड अप ऑफ द एनर्जीज ड्यू टू द ईच इंडिविजुअल सोर्स। ये डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे आपको, है ना। सब पर फ्री एनर्जी गई कहाँ? तो ये एनर्जी कहाँ गई? तो कहीं पे कम हो गई, तो साइमल्टेनियसली देयर बी अनदर पॉइंट जहां पर वो ज्यादा हो गई होगी। सर पर मतलब इंटरफेयर तो एक ही पॉइंट पे कर रहे हैं ना। हाँ सर। नहीं, एक पॉइंट पे इंटरफेरेंस होती ही नहीं, यही तो वेव है। यू कैन नॉट हैव वेव जस्ट एट वन पॉइंट, इट इज प्रेजेंट इन द एंटायर स्पेस, है ना। सर मतलब मैं स्ट्रिंग पे तो कर सकता हूँ। हाँ, तो स्ट्रिंग की पूरी इंटायर स्ट्रिंग पे स्टैंडिंग वेव्स देखी है तूने? हाँ सर, उसमें एनर्जी ऑसिलेट करती है। तो जब स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं तो एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट कंसंट्रेशन में आती है कि नहीं आती है? हाँ सर। फिर हो गई रीडिस्ट्रीब्यूट। जब एक स्ट्रिंग में केवल एक ही वेव चल रही थी तो हर पॉइंट सेम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करता हुआ जा रहा था, तो एवरेज एनर्जी विद एसोसिएटेड विद ईच पॉइंट वाज सेम। बट उसमें जब स्टैंडिंग वेव्स बन जाती हैं तो नोड्स पे एवरेज एनर्जी 0 हो जाती है, एंटी नोड्स पे एवरेज एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है।
सर पर जैसे इस केस में मैंने 2 स्ट्रिंग्स ली, उनको एक पॉइंट पे जोड़ दिया और फिर अब दोनों स्ट्रिंग्स जैसे ये वेव 1 वेव 2 बनाएंगे अब। उसमें फिर आप पूरी स्पेस में आप उनको क्रॉस ही केवल एक पॉइंट पे करवा रहे हो, आप ऐसा बोल रहे हो कुछ? हाँ सर। So that is not redistribution. That is only a superposition and impact of superposition just at one point. सर पर फिर वो एनर्जी कहाँ चली गई? वो एनर्जी कहीं और डिसअपियर हो गई होगी। दोबारा से तू बता, तू क्या सिचुएशन बनाना चाह रहा है, मैं समझाता हूँ तेरे को, बोल। मैंने वेव 1 वेव 2 के अलोंग 2 स्ट्रिंग्स ले लिया और दोनों को डिस्टर्ब क्या करना दोनों शुरू को कर टाई दिया। कर दिया वहां पे या क्या किया मतलब? हाँ टाई कर दिया। तो तूने अटैच कर। तूने एक स्ट्रिंग ले ली जो यहाँ पर एक दूसरे से अटैच्ड है, ठीक है, और अब हाँ ये दोनों लॉन्ग स्ट्रिंग है और इसमें से एक वेव ट्रेवल करती हुई आ रही है और इसमें से एक वेव ट्रेवल करती हुई आ रही है, ऐसा ना? हाँ सर। हाँ सर। अब ये जो तुम्हारा ये पॉइंट है ना, ये एक बाउंड्री की तरह बिहेव करेगा, और जब इधर से आने वाली वेव इस बाउंड्री को एनकाउंटर करेगी तो उसकी कुछ एनर्जी वापस चली जाएगी, इधर कुछ आगे चली जाएगी। ऐसी इधर से आने वाली वेव की कुछ एनर्जी इधर जाएगी, कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी। होता है कि नहीं होता ऐसा? जब भी बाउंड्री एनकाउंटर करेगी वेव। हाँ होता तो है। हाँ, तो अब ये वाले स्पेस में एनर्जी डिफरेंट हो गई कि नहीं पहले से? अगर अकेली स्ट्रिंग होती तो बस ऐसे वेव में एनर्जी जा रही होती। अब तूने वहां पे एक हाँ जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दी तो यहाँ से कुछ एनर्जी इधर चलेगी, कुछ इधर चलेगी। अब ये वाली और ये वाली सुपर इम्पोज करके इससे यहाँ पर एक स्टैंडिंग वेव पैटर्न बन जाएगा। हाँ सर, मतलब मैं ऐसा कभी कर नहीं पाऊंगा कि मैं बस एक जगह 2 नहीं, वेव्स फिर को सुपर। अगर ये दोनों रस्सियां बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, ठीक है, अगर हाँ ये सर। दोनों रूप बिल्कुल आइडेंटिकल और दोनों वेव्स आ रही हैं तो फिर इस पॉइंट पे कुछ नहीं होगा, बस ये वाली वेव इधर चली जाएगी, ये वाली वेव इधर चली जाएगी। आपको ये वाला पॉइंट अप एंड डाउन ऑसिलेट करता हुआ दिखाई देगा, बट दैट इज जस्ट वन पॉइंट। अदरवाइज आपकी ये वाली वेव एज इट इज अपनी एनर्जी लेके उधर जा रही है, ये वाली उधर जा रही है अपनी एनर्जी लेके, दैट्स ऑल। तो एनर्जी कंजर्वेशन तो अब भी गड़बड़ नहीं हुई, यहाँ से सर एनर्जी पर वो उधर पॉइंट ऑफ ज्यादा एम्पलीट्यूड से भी ऑसिलेट कर सकता है ना? तो अगर एक एक सिंपल पॉइंट लोगे, सिंगल पॉइंट, तो उसकी एनर्जी का मतलब कोई नहीं है एम्पलीट्यूड से। और अगर आप वहां पे एक dx लेंथ का एलिमेंट लेकर कंसिडर करोगे तो एक dx ऐसे, ये dx ऐसे, फिर वो एनर्जीज रिडिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू हो जाएंगी, फिर वहां पे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होनी शुरू हो जाएगी। मैं रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को अवॉइड नहीं कर सकता। तो भी बाउंड्री आएगी तो वहां पे एनकाउंटर करेगी कोई भी बाउंड्री जिसमें एक डिफरेंट मीडिया आ गया, तो वहां पे ये होना ही होना है। अगर दोनों एग्जैक्टली सेम है तो? दोनों एग्जैक्टली सेम होने पर क्या, मेरे को देख, मतलब मैं बहुत ज्यादा मैथमेटिकली नहीं सोच पा रहा हूँ इसमें, बट मैं तो केवल तेरे से डिस्कशन में ये कर पा रहा हूँ कि वो एक पॉइंट है जो दो रूप्स में का साइमल्टेनियस हिस्सा है, ऐसा बता रहे हो आप, है ना? हाँ सर। तो इधर से वेव जनरेट की और उधर से वेव जनरेट की, तो क्या होगा इनका? तो मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ कि क्या होगा। मतलब आई कैन नॉट से सो इजीली कि बस यहाँ पे मैं सुपर पोजिशन लगा दूँ। सुपर पोजिशन तो ऐसे फ्री मीडियम में होती है। अच्छा, मतलब ऐसे एम्पलीट्यूड डिसरप्टिवली चेंज होगा तो मतलब उससे एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी क्या? एनर्जी डिसिपेट होना तो एक अलग बात है। एनर्जी डिसिपेट होने का मतलब है कि मैकेनिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, वो एक अलग बात है। बट एज लॉन्ग एज देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी, मतलब कि और किसी तरीके का लॉस नहीं है, तब तक टोटल एनर्जी सेम रहेगी। अच्छा, मतलब उससे जस्ट पीछे वाला पॉइंट नॉर्मली ऑसिलेट कर रहा है और उसके जस्ट आगे वाला पॉइंट ड्रास्टिकली डिफरेंट एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है तो? दैट मींस वहां पे रिफ्लेक्शन होनी ही होनी है ना, इसका मतलब। हाँ सर।
इसका मतलब वहां पे रिफ्लेक्शन होनी होनी है ना, अगेन वहीं पहुंच गए ना हम। दैट मीन्स वो एक डिफरेंट बाउंड्री की तरह बिहेव कर रहा है। हाँ सर, और मतलब नॉर्मल सोर्सेज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एनर्जी, उसमें तो ऐसा कभी ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा किसी पॉइंट पे, डिसकंटिन्यूअस चेंज। हाँ ठीक है। एक मिनट, रिफ्लेक्शन का आपने रीजन क्या बताया? चेंज इन मीडियम। मतलब हम लोग ने अगर सेम मीडियम के रोप्स लिए हुए हैं तो फिर बट वो पॉइंट का बिहेवियर डिफरेंट है ना यार। अच्छा, हाँ 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 ठीक है, तो उसे सेपरेट मीडियम की तरह ट्रीट करेंगे। हाँ मतलब कुछ ऐसा फील आ रही है, मैं आई एम नॉट एन अथॉरिटी ऑन दिस, बट ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि ऐसा कुछ हो सकता। तो आई डोंट नो वेदर वी आर थॉट प्रोसेस इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि इतना वेव्स की वो वाली डिटेल नहीं पढ़ी है। आता है एक वेव मैकेनिक्स का पूरा एक टेक्स्ट आता है जिसमें हम मीडियम के इनर्शिया को लेकर और पूरा डिस्क्राइब करते हैं। आप मीडियम को एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स मान के उनको एक दूसरे से मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्ट करके ऐसी डिस्क्रिप्शन आती है। मैंने पढ़ी भी है बुक्स ऐसी, लेकिन कभी ज़्यादा हिम्मत नहीं हुई इतने मैथमेटिक्स में जाने की, तो आई नेवर वेंट इनटू दैट। केवल डिस्कस कर सकता हूँ मैं आपके साथ, कोई अथॉरिटेटिव आंसर नहीं दे सकता मैं इस चीज़ का। ओके सर। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब ओवर हेयर। तो मैं एक बार बेसिक वाले जो रिजल्ट थे वो एक बार दोबारा से लिख रहा हूँ कि एक वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऐसी, और दूसरी वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन किसी पॉइंट पर ऐसी। तो अगर दोनों वेव्स साइमल्टेनियसली वहां से क्रॉस कर रही हैं तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको दोनों की इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखनी है, और इनको हम फेजर्स की हेल्प से ऐड कर लेंगे। तो मैं एक फेजर बनाऊंगा, एक वेक्टर ए जिसका ये एंगल ओमेगा टी, एक दूसरा वेक्टर बी जिसका एंगल ओमेगा टी प्लस फाई, और इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे। तो दिस विल बी द रिजल्टेंट आर, और ये एंगल थीटा। सो इस इक्वेशन को मैं लिख दूंगा y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। हमारा फोकस मेनली आर पे है, आर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। अब इस वेव की वजह से जो इंटेंसिटी होगी वो सम कांस्टेंट इंटू ए स्क्वायर होगी, इस वेव की वजह से जो इंटेंसिटी होगी वो सम कांस्टेंट इंटू बी स्क्वायर होगी, और इस वेव की वजह से जो इंटेंसिटी होगी वो सेम कांस्टेंट इंटू आर स्क्वायर होगी। ये कांस्टेंट मीडियम के कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, तो वो तीनों केस में सेम आएगा। तो अगर मैं इसको स्क्वायर कर लूं तो ये i हो जाएगा, ये i1 हो जाएगा, ये i2 हो जाएगा, ये रूट i1 आएगा, ये रूट i2 आएगा, और cos फाई आएगा। तो ये तो जनरल फॉर्मूला हो गए। इसके दो स्पेशल केसेस ऑफ इंटरेस्ट अपने को याद करने हैं। एक, व्हेन cos फाई इज 1, cos फाई 1 के लिए फेज डिफरेंस 2n पाई होना चाहिए हमारा, और उस केस में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो मैक्सिमम आएगी, रूट i1 प्लस रूट i2 होल स्क्वायर आएगी। बोलो, cos फाई को 1 पुट कर दूं और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा a प्लस बी। और दूसरा स्पेशल केस है व्हेन cos फाई इज -1, उस केस में फाई हो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ फाई, उस केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। cos फाई -1 पुट करेंगे तो ये रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम पॉसिबल हो जाएगा, दैट विल बी a माइनस बी। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कोई डाउट यहाँ तक? ये सब प्रैक्टिस है, और ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से 11th में वेव्स में पढ़ा चुका हूँ।
विनीत तूने नहीं किया हुआ तो पूछ ले, तुझे कुछ पूछना, बाकी सब तो बोर हो रहे हैं मुझे मालूम है, वो बस क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो चुपचाप सुन रहे हैं। उन्होंने सब लिखा हुआ है ये पहले भी, क्यों भी लिखा हुआ ना तुम लोगों ने सारा कुछ पहले। हाँ सर। 11th में वेव्स में दोनों ही बैचेस को मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ ये। विनीत हाँ सर लिख लिया। तो कुछ अच्छे क्वेश्चन करें तुम्हारी बोरियत दूर करने के लिए। सपोज यहाँ पे मेरे पास एक सोर्स है S1, यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा सोर्स है S2, और ये दोनों सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस है सपोज 50 सेंटीमीटर। ये मिड पॉइंट है ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग S1 एंड S2, और यहाँ पर एक डिटेक्टर है मेरे पास, और ये S1 और S2 दोनों रेडियो वेव्स जनरेट करते हैं ऑफ वेवलेंथ 2 मीटर। तो दोनों S1 और S2 रेडियो वेव्स जनरेट करते हैं ऑफ वेवलेंथ 2 मीटर। बोथ S1 and S2 वाइब्रेट इन फेज विद ईच अदर। दोनों S1 S2 वाइब्रेट इन फेज विद ईच अदर, ठीक है। और ये जो डिटेक्टर है ये यहां से कुछ 10 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और लाइन जॉइनिंग S1 S2 के लॉन्ग। हाँ बिल्कुल। Assume that S1 and S2 both generate nearly I naught intensity at the position of the detector। मतलब ये कि अगर केवल S1 को स्विच ऑन करता हूं तो डिटेक्टर I naught इंटेंसिटी रिकॉर्ड करता है, या फिर केवल S2 को स्विच ऑन करता हूं तो डिटेक्टर मेरा I naught इंटेंसिटी रिकॉर्ड करता है। तो अप्रोक्सीमेटली I naught इज द इंटेंसिटी at the site of detector due to each source अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो दो पार्ट हैं क्वेश्चन के। पहला, व्हाट इज द इंटेंसिटी रिकॉर्डेड बाय द डिटेक्टर, इन द गिवन पोजीशन। दूसरा, what should be the minimum distance displaced by detector to record maximum local maximum intensity। कंसिडर टू केसेस, एक बार वो अलोंग द लाइन मूव कर रहा है, दूसरी बार वो परपेंडिकुलर टू द लाइन मूव कर रहा है।
2i0. 2i0. हाँ सर. ठीक है. सर 2i0 दूसरे पार्ट का उस डायरेक्शन में अलोंग S1 S2 उससे फर्क नहीं पड़ेगा, परपेंडिकुलर जाना पड़ेगा. अच्छा ठीक है. तो सर बस एक सेकंड. सर परपेंडिकुलर में इनफाइनाइटली फार अवे. तो यही मैक्सिमम है, मतलब इससे दूर जाएगा तो इंटेंसिटी घटेगी घटेगी. नहीं बढ़ेगी, पर सबसे ज्यादा पर बढ़ती रहेगी. तो इट विल कंटिन्यूसली इंक्रीज, बट इन्फिनिटली फार अवे में तो यार इंटेंसिटी खत्म ही हो जाएगी. अच्छा मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ हर जगह आई0 आ रही है. हाँ है ना. तो वो भी पता पता होना चाहिए ना कि डिस्टेंस से कैसे वेरी कर रही है इंटेंसिटी. पॉइंट लाइक सोर्सेस है तो 1/r² का फंक्शन ले ले, बट में दा सवाल हो जाएगा वो. हाँ सर मतलब बुरा हो जाएगा, उतना अच्छा बनाया नहीं मैंने. चलो ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर की बात करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट में ये हमारा S1 है और ये S2 है, और ये डिस्टेंस हमारा इनके बीच में 50 सेंटीमीटर है. और यहाँ पे हमारा डिटेक्टर है जो कि मिडल से 10 मीटर पे है, राइट. तो अगर मैं S2 की वजह से D पर ऑसिलेशंस लिखूं या S1 की वजह से लिखूं, तो S1 की वजह से ऑसिलेशंस लिखूंगा. तो S1 की वजह से ऑसिलेशंस लिखने के लिए मैं इधर को पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेता हूं, और S1 की वजह से जो ऑसिलेशंस होंगी वो हो जाएंगी A साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और S2 से डिस्टेंस हो जाएगा 10.5. और उसकी वजह से जो इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखूंगा वो हो जाएगी मेरी एम्पलीट्यूड, उसका भी ए ही लेना है, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के इंटू 9.5. तो ये दो ऑसिलेशंस हैं जो मेरी सुपर इम्पोज कर रही हैं डी पर. ये समझ में आता आपको? सोर्स से एस डिस्टेंस पे ओरिजिन से आप ऐसी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मान सकते हैं, +5 भी मान सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि S1 किस फेज में ऑसिलेट कर रहा था, बट ठीक है. सो दिस इज द जनरल आइडिया. तो अब वहां पर जो फेज डिफरेंस आएगा ऑसिलेशंस के बीच में वो बेसिकली K इंटू 9.25 और 10.2. तो ये 9.7. 9.7. ये हो जाएगा 10.25 और ये हो जाएगा 9.75. तो फेज डिफरेंस हो जाएगा, इन दोनों फेजेस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं
So it will be k into 10.25 minus 9.75. So that will be 0.5 और इसको 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 0.5 लिख देते हैं और लैम्डा हमारा दिया हुआ 2 मीटर इंटू 0.5. So this is pi by 2. So the phase difference between the oscillations is pi by 2. So the resultant intensity will be I naught plus 2 root I naught cos pi by 2, and that will be 0. So the answer is 2 I naught. So the resultant intensity at point D will be observed to be 2 I naught. और इस लाइन पे कहीं मर्जी जाओ आपको फेज डिफरेंस इतना ही मिलेगा. और इसको मेमोराइज करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है. S1 और S2 तो सेम फेज में ही वाइब्रेट कर रहे हैं. तो अगर S1 और S2 सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं तो यहाँ से डिस्टेंस देखो, यहाँ से डिस्टेंस देखो, तो जो S1 से आने वाली वेव है वो S2 के मुकाबले में इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. आई विल से द पाथ डिफरेंस एट D इज डेल्टा x. नोट दैट ये तभी लगाना है सीधा सीधा जब S1 और S2 इन फेज वाइब्रेट कर रहे हो. तो आपने D पे पाथ डिफरेंस खाली इस पाथ की वजह से डिफरेंस ले लेना है. अगर मैंने ये दिया होता है S1 और S2 आउट ऑफ फेज वाइब्रेट कर रहे हैं तो एक पाई का फेज डिफरेंस एडिशनल और लेते. तो खैर पाथ डिफरेंस डेल्टा x, पाथ डिफरेंस की वजह से जो फेज डिफरेंस आता है वो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा x आता है, k डेल्टा x. तो पाथ डिफरेंस की वजह से जो फेज डिफरेंस आता है वो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा x आता है. तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा x, तो ये हमारा पाई बाय 2 आ जाता. तो दिस इज द फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द वेव्स रीचिंग एट पॉइंट D due to the different lengths of the path traveled by the waves reaching that point. समझ में आ रही है बात आपको? हाँ सर. और there could be another path difference or phase difference because of the difference in oscillations of S1 and S2. But in this question, I had given that S1 and S2 are oscillating in phase with each other. इसलिए यहाँ पर वो लेने की जरूरत नहीं पड़ी अपने को. ठीक है. और अब यहाँ पे पाथ डिफरेंस पाई बाय 2 आ रहा है और वो केवल इसकी वजह से आ रहा है. तो आप D की पोजीशन कहीं मर्जी लो, पाथ डिफरेंस तो इतना ही आना है. तो अलोंग द लाइन मूव करने से इंटेंसिटी पाथ डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो पड़ेगा. इंटेंसिटी तो फिर मतलब हाँ, सर वो 1 इंटेंसिटी बाय r स्क्वायर वाली वेरिएशन की वजह से वाला जो है वो तो इसको बहुत भयानक कर देगा. हाँ मतलब सर. 1/2 वाला लेंगे तो फिर अलोंग द लाइन भी चेंज होगा ना. हाँ, बस मतलब ऑलवेज इंक्रीज होगा. नहीं, पर S1 S2 के जब बीच में चले जाएंगे तो फर्क पड़ जाएगा ना. हाँ 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 ठीक है. कोई बात नहीं. और अगर हम परपेंडिकुलर चलेंगे तो जैसे जैसे हम परपेंडिकुलर लाइन पे मूव करेंगे तो पाथ डिफरेंस क्या लग रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज करता चला जाएगा. भी यहाँ पे D पॉइंट पे जब वेव्स पहुंच रही थी तो पाथ डिफरेंस इतना था. जब D प्राइम पर पहुंच जाएगा तो ये वाली वेव और ये वाली वेव लेनी है. इनके पच का पाथ डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली ही आएगा जो कि कम होगा. ये वाली लेंथ डायग्राम बना के दिखाऊं अलग से. डायग्राम कर. तो S1 ये S2, अगर आप यहां पर हैं किसी भी पॉइंट P पर तो पाथ डिफरेंस विल बी S1P minus S2P, and this is always going to be less than S1 S2. एक ट्रायंगल की दो साइड्स की डिफरेंस तीसरी से हमेशा छोटा होता है. क्यों? हाँ सर. तो पाथ डिफरेंस विल ऑलवेज बी लेस देन लैम्डा बाय 4, राइट? ये लैम्डा बाय 4 आ रहा था ना. हाँ सर. So that means the phase difference
विल ऑलवेज बी लेस देन π/2। तो जैसे जैसे आप इस पॉइंट से डी की लोकेशन से ऊपर जाएंगे आपका फेज डिफरेंस कंटिन्यूसली डिक्रीज करता चला जाएगा। तो वो π/2 से डिक्रीज करता करता जब 0 हो जाएगा तब मैक्सिमम आएगा, और 0 कहीं नहीं होगा, 0 इन्फिनिटी पे जाके होगा। you cannot have a point where S1p is equal to S2p। क्यों? हाँ सर, नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में इस डिस्टेंस को आप 50 सेंटीमीटर की बजाय, ठीक है, 50 सेंटीमीटर ले लो, और जो आपकी वेवलेंथ है वो 1.5 मीटर ले लो, तो क्या हो जाएगा ऐसा? नहीं, तो वो तो हमेशा डिक्रीज ही करता रहेगा पाथ में। यहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्डा से ज्यादा चाहिए ना मेरे को, तो वेवलेंथ को 25 सेंटीमीटर ले लो अब, और ये डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर ले लो, सॉरी 10 मीटर। नाउ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि इस डिटेक्टर को ऊपर की तरफ मूव करना है, तो कितना लीस्ट डिस्टेंस ऊपर की तरफ मूव करूं सो दैट इट रिकॉर्ड्स अ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की साइट लोकेट करके दिखाओ। सर आप थोड़ा लेफ्ट में देख हाँ ठीक है। हाँ सर। सर शायद वो 17.3 मीटर आता है। हाँ 17.3 मीटर। मतलब सर तो लेंदी कैलकुलेशन थोड़ा कैलकुलेटर से ट्राई। 10√3 मीटर मतलब ऐसा कुछ? नहीं, अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। हाँ मेरा हाँ भी 10√3 आ रहा है। हाँ अप्रोक्सीमेटली यही। हाँ सर। अब मेरा ये नहीं आ रहा।
17.6 आ रहा है। 17.6 हाँ और कोई? तो मेरा भी 10√3 आ रहा है। तो चलो ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ इसको। मेरा भी 10√3 है। स्क्रीन क्लियर करके दोबारा से बना रहा हूँ, डेटा देख के बताना मेरे को। तो अपने को ऐसे यहाँ पे दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये S1 है और ये S2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, राइट। और वेवलेंथ मैंने ले ली 25 सेंटीमीटर। तो पहले तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस मेरा 50 सेंटीमीटर होगा, और ये पाथ डिफरेंस ट्वाइस ऑफ लेमडा के बराबर है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे फेज डिफरेंस है वो 4 पाई आ रहा है। क्यों भाई? लेमडा का पाथ डिफरेंस मतलब 2 पाई का फेज डिफरेंस। अभी विनीत समझ में आता है तेरे को ये? हाँ सर। तो मेरे को इससे नियरेस्ट मिनिमा चाहिए, मैक्सिमा चाहिए, तो जहाँ पे पाथ डिफरेंस लेमडा के बराबर रह जाए। तो मेरे को एक ऐसा पॉइंट चाहिए यहाँ पर P सच दैट यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है वो 25 सेंटीमीटर रह जाए, है ना। मैं एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, और मेरे को इन दोनों का पाथ डिफरेंस चाहिए, और मेरे को ये डिस्टेंस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर। तो एक तो मेरे को ये फील आ रही है कि ये डिस्टेंस 10 मीटर काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जिससे 25 सेंटीमीटर। तो मैं ये वाली दोनों लाइंस को बहुत क्लोज मान सकता हूँ, और ये एंगल अप्रॉक्सीमेटली सेम मान सकता हूँ, थीटा और थीटा। और यहाँ से ड्रॉप कर देता हूँ परपेंडिकुलर इधर। तो ये पिक्चर हो गई। अब ये वाली वैल्यू मेरी S1 S2 टाइम्स cos थीटा हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू मेरे को 25 चाहिए। S1 S2 50 है, तो cos थीटा मेरा 1/2 आ गया, तो थीटा मेरा 60 डिग्री आ गया। तो थीटा अगर मेरा 60 डिग्री आ गया तो ये वाली डिस्टेंस को y ले लेंगे, तो tan 60 डिग्री मेरा अप्रॉक्सीमेटली y/10 आ जाएगा। तो दैट इज वन ऑफ द वेज, 10√3 मीटर। सर आपने S1B माइनस S2B कोई मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ S1P फ्रॉम S2P है ना सर, वही है ना? हाँ, एक तो तरीका ये है, इससे तो 10√3 आ रहा है। तू कितना बोल रहा अभी? 17.6 मैंने पूरा कैलकुलेट किया। 17.6? हाँ हाँ 6। तूने पूरा कैलकुलेट किया, तो पूरा कैलकुलेट करने के लिए हम y का स्क्वायर प्लस 9.75 स्क्वायर 5 का स्क्वायर अंडर रूट माइनस y का स्क्वायर प्लस 10.25 का स्क्वायर अंडर रूट, इसको 0.25 के इक्वल लेके इसको तूने पूरा सॉल्व किया है। सर उल्टा सर माइनस 0.25, ठीक है सर। हाँ सर। हाँ ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 10.25 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर, या यहीं स्क्वायर कर दूं इसको? नहीं, इससे आता है 17.32, वैसे ही क्या मैंने नहीं नहीं आ ही नहीं सकता, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लिए हैं। ना अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया था, अभी आ रहा है 17.319 ऐसा आ रहा था। 4 लिख लेते हैं, इसको वैसे ही स्क्वायर कर दूं या उधर ले जाके स्क्वायर करूं? तो माइनस वाली टर्म उधर ले जाओ और फिर स्क्वायर कर दो। 1/4 प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 9.25 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे तो सर वाई स्क्वायर। 9.75। हाँ ठीक है, तो 10.25 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9.75 होल स्क्वायर प्लस
अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 9.75 होल स्क्वायर बाय 2, और फिर ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल कर दिया, बाकी सब टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, तो 10.25 का स्क्वायर माइनस 9.75 का स्क्वायर माइनस 1/16 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 9.75 होल स्क्वायर बाय 2। तो ये हो जाएगा 10.25 माइनस 9.75 दैट इज 0.5 हाँ इंटू सर 17.3 आया, है 17.31 आया। आ गया। हाँ सर आ गया। मुझे भी लग रहा था इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से सॉल्व करके आपका y 17.31 आ गया, तो वो अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल बढ़िया है ना ये वाली। हाँ सर ठीक है जी, दोनों तरीके समझें और दोनों तरीके नोट भी करें। हाँ जी हिमांशु, तेरी आवाज नहीं आई यार। हिमांशु, ऐश्वर्या आंसर नहीं बताए तुम लोगों ने। सर पहले का आ गया था, सेकंड का नहीं। ऐश्वर्या, हाँ सर, पहले का आ गया था, दूसरा नहीं आया था। अभी क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। सर अगर हमसे सिर्फ मिनिमम डिस्टेंस पूछा जाए, ये नहीं कहा कि हमने परपेंडिकुलर शिफ्ट किया है या एंगल पे शिफ्ट किया है, तो फिर ऐसे नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे ना, या फिर हम कहेंगे परपेंडिकुलर वाला ही मिनिमम रहे होगा। बहुत सारे पॉइंट्स होंगे ना। फिर तो आप थीटा एंगल पे चल के जनरल लेके करना पड़ेगा। ठीक ठीक है। ठीक है, क्लियर कर दूं? हाँ सर। एक मेरे पास यहाँ पे सोर्स है S1 और यहाँ पे एक सोर्स है S2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है सपोज 1 मिलीमीटर, ठीक है। और यहाँ से 1 मीटर दूर इसके मिड पॉइंट से 1 मीटर दूर एक डिटेक्टर रखा हुआ है। The wavelength of the light used is 500 नैनोमीटर। तो ये जो दो सोर्सेज हैं ये दोनों मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन जनरेट कर रहे हैं जिसकी वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है, और ये दोनों 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, और सामने एक डिटेक्टर है d डिस्टेंस पे, और लेट I नॉट बी द इंटेंसिटी ऑफ दिस डिटेक्टर, let I not be the intensity recorded by the detector. Now if the detector is moved perpendicular to this line, मतलब इस line के along, if the detector is moved up by a distance x which is of the order of few centimeters, ठीक है, x is of the order of few centimeter, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। Determine the intensity recorded by it as a function of x. Determine the intensity recorded by it as a function of x.
अच्छा 2i0 plus 2i0 cos 400 pi x 2i0 plus 2i0 cos 400 1 plus cos 400 pi x 400 pi x x मीटर में है। x मीटर में है इसमें। हाँ हो गया 4i0 cos स्क्वायर 200 पाई एक्स। हाँ जी, और कोई? सर बस एक सर सॉरी 400 नहीं 40 है। 40 पाई एक्स। हाँ सर हाँ सर। फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर 20। सर बहुत गंदा सा आंसर आ रहा है। क्या? मतलब सर जो आर्यन ने लिखा है 2i0 1 प्लस कॉस के अंदर आ रहा है 4 पाई इंटू 10⁻6 इंटू रूट ऑफ x प्लस 0.0005 स्क्वायर प्लस 1। अप्रोक्सीमेशन लेना यार, डेटा देख के। तो मुझे 40 की जगह पर 4000 आ रहा है। एक्स मीटर में लिया सेंटीमीटर में लिया? मीटर में। और कोई? मेरा भी 4000 आ रहा है। 4000 आ रहा भाई, नकुल का भी 4000 आ रहा है। आंसर आना चाहिए आंसर आना चाहिए। एक तो यहाँ पे i0/2 आना चाहिए था, या फिर यहाँ पे i0 आना चाहिए था। ठीक है, आंसर आना चाहिए i0 cos स्क्वायर पाई x बाय हाँ सर हाँ सर 4000 आ रहा है। 2⁻9 इंटू 1 इंटू 10⁻3। तो i0 cos स्क्वायर कितना हो गया ये? मेरा आंसर तो वैसा आ रहा है। तो ऊपर एक 2 भी होगा ना? नहीं, नहीं होगा। हाँ नहीं, हाँ वो यही टोटल हाँ यही आएगा 2000 नहीं आएगा। तो ये -9 -6 -4 4, तो 2000 पाई एक्स ये आंसर है। हाँ भाई, ये आंसर है मेरे हिसाब से फाइनल। बोलो। हाँ सर। बाकी बाहर 4i0 नहीं आएगा। आप ध्यान से देखो, i0 इज द इंटेंसिटी रिकॉर्डेड बाय द डिटेक्टर एट दिस पोजीशन। हाँ i0 एक इज i0/4 तो पहले ही आएगा। सोर्स। मैंने i0 इज नॉट द इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल सोर्स दी हुई है, आपको मैंने i0 दिया हुआ कि वो अभी कितनी इंटेंसिटी रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ सर ठीक है। सर बस वो सर एक बार बस वो अप्रोक्सीमेशन बता सकते हैं, वो कुछ गलती हो रही है।
क्या अप्रोक्सीमेशन लिए तुमने? सर रूट के अंदर वाले को मैं क्या क्या कर सकता हूँ सर, मतलब x सेंटीमीटर में है और वो 0.0005 है। तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूं x डिस्टेंस पे, तो ये पाथ डिफरेंस होगा यहाँ पर ना। तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आएगा वो S2P माइनस S1P आएगा, राइट। यस यहाँ सर। पे पाथ डिफरेंस 0 है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी 4I0 है, तो ईच इंडिविजुअल सोर्स की I0/4 होगी। ये सभी को समझ में आता है? हाँ सर। हाँ सर। अब P पॉइंट पे डेल्टा x कितना होगा? तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए, बाइनोमियल से कर सकते हैं या एंगल वाले से कर सकते हैं। तो अगर बाइनोमियल से करना है तो आप इस 1 मिलीमीटर को लिखो स्मॉल d, आप इसको लिखो कैपिटल D, और मैं इसको x नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको y लिखता हूँ। ये मुझे y पसंद है, जो इसकी सेंट्रल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है। तो जो आपका S2P है वो y प्लस d/2 का होल स्क्वायर प्लस d² अंडर रूट होगा। बोलो बोलो। हाँ सर ठीक है, हो गया सर। S1P होगा y माइनस d/2 का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल D²। यस सर। ये अप्रोक्सीमेटली आपका y d बाय कैपिटल D आना चाहिए। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के देखो ये आ रहा है क्या? हाँ हाँ सर, समझ गया सर। यस सर, वो गलती हो गई। सर डायरेक्ट नहीं कर सकते थे क्या, मतलब डायरेक्ट वो S1 से S2P पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके? यहाँ से एक लाइन खींचो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, क्योंकि हमें डेटा देख के पता चल रहा है कि S1 और S2 बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। सो वी कैन से कि ये S1P और S2P लाइंस ऑलमोस्ट पैरेलल हैं। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, एंड इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस इज 1 मिलीमीटर इंटू साइन थीटा, d साइन थीटा, स्मॉल d इंटू साइन थीटा। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बिकॉज ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये भी अप्रोक्सीमेटली थीटा होगा, और ये भी अप्रोक्सीमेटली थीटा होगा। और साइन थीटा को स्मॉल एंगल्स के लिए स्मॉल क्यों है? क्योंकि ये d हमारा 1 मीटर के ऑर्डर का और y फ्यू सेंटीमीटर्स के ऑर्डर का है। तो आपका साइन थीटा बहुत कम होगा, तो साइन थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं, और tan थीटा को y/d लिख सकते हैं। भाई इसके लिए सारी बातें ध्यान से समझनी है कि मैं ये d साइन थीटा तब लिख पाता हूँ जब S1 S2 बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू दिस। तो जब d मेरा कैपिटल D से बहुत कम है तो मैं पाथ डिफरेंस को सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके कर सकता हूँ। उसके बाद साइन थीटा को tan थीटा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि y मेरा d से बहुत कम है, इसलिए मेरा थीटा स्मॉल है, और इसलिए मैंने साइन थीटा को tan थीटा लिखा। मेडिकल वालों को इतनी टेंशन नहीं है, उनको dy/d याद रहेगा, काम चल जाएगा। जेई वालों को बता दे रहा हूँ, उनको ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसमें ये अप्रोक्सीमेशंस लग रही होंगी। उनको ये दोनों अप्रोक्सीमेशन अलग अलग याद रखनी है, कौन सी अप्रोक्सीमेशन कब लगानी है। तो ये वाले को परपेंडिकुलर ड्रॉप करके d साइन थीटा तब लग सकते हैं जब छोटा d बड़े d से बहुत कम हो, और साइन थीटा को tan थीटा तब लिखेंगे जब y आपका d से बहुत कम हो। ठीक है? सर ये वाली चीज सर थोड़ा एक बार फिर से प्लीज बता सकते हैं? आप क्या पूछना है? मतलब मेरे मुंह से सर सारी बात दोबारा सुननी है या कोई पॉइंट है जो नहीं समझ में आया? सर मुझे मतलब सर ये वाला पॉइंट तो मतलब डी व्हेन डी स्मॉल डी इज वेरी वेरी लेस देन डी, तो हम साइन थीटा क्यों लिखेंगे, और मतलब वाई के लिए हम टेन थीटा क्यों, वो चीज समझ नहीं आ रही सर। वो तो मुझे अगर approximation। आपका ये वाला डिस्टेंस बहुत कम है स्मॉल d इन कंपैरिजन, तो S1 और S2 बहुत क्लोज हैं, तब ये वाली लाइन S1 से P तक जाने वाली लाइन और S2 से P तक लाइन जाने वाली लाइन बहुत क्लोज है। उस केस में यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके आप ये कह सकते हैं कि यार आगे वाला रास्ता तो बराबर है और केवल यही फर्क है।
उसके लिए थीटा लार्ज हो या स्मॉल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर, ठीक है सर। साइन थीटा को tan थीटा तब लिखते हैं जब थीटा बहुत स्मॉल होता है, तो ये वाले साइन थीटा को tan थीटा तभी लिख पाएंगे जब आपका y d से बहुत कम होगा। अच्छा ठीक है सर। हाँ सर, फिर क्लियर हो गया सर, क्लियर। ठीक है, चलिए ठीक है, आज का सेशन क्लोज करेंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं इसके प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन और वेव फ्रंट्स वाली थ्योरी जो होती है वो पढ़ाऊंगा आपको। सर वो सीआरई आप कब डिस्कस करेंगे सर, थोड़े डाउट थे। जो रे ऑप्टिक्स वाली सी आ रही है, हाँ सर। इस वीक में मेरे को आप ये सिलेबस वेव ऑप्टिक्स फिनिश करने दो, नेक्स्ट वीक में करेंगे उसको डिस्कस। ठीक है ठीक। सर और सी आ रही है क्या, मतलब ये तो शायद बेसिक वाली थी। हाँ, एक रे ऑप्टिक्स की सब्जेक्टिव टाइप और है, वो शेयर करूंगा मैं। पहले वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे फिर शेयर करूंगा। हाँ सर ठीक। ठीक है बेटा, सर। चलिए। अभी सर रे ऑप्टिक्स की और कोई क्विज भी अटेम्प्ट करनी है क्या सर? रे ऑप्टिक्स की आप क्विजेज, रिमेनिंग क्विजेज आप इस वीक में कर सकते हो, तो आप ऐसा करो ना 11-12 से आगे वाली कर लो। 11-12 कर ली ना आप लोगों ने? हाँ तो हाँ कहाँ तक इसमें 14 तक है क्विजेज? हाँ सर, 14 तक। तो 13-14 और अटेम्प्ट कर लो थर्सडे से पहले आप, तब तक वेव ऑप्टिक्स का कोई होमवर्क नहीं है। थर्सडे ऑनवर्ड्स फिर वेव ऑप्टिक्स पे काम करेंगे। ओके। ठीक है जी।